हम अपने चैनल पर लेके आए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी पार्ट 2 असाइलम का ब्रेकडाउन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को। सबसे पहले हमारे सभी ऑसम ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आंसर येस में दिया कि हम इसका एक्सप्लेनेशन लेके आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। असाइलम की कहानी थोड़ी बहुत एलियन, असाइलम नाम है तो थोड़ा पागल खाने की हरकतें, एक सीरियल किलर, कुछ क्रिश्चियन बिलीफ और नाजी एक्सपेरिमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सीजन 1 की तरह ही ये भी IMDb पे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स में से एक है। और आपको इसकी कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा, बट हाँ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सीजन 1 को अच्छे से देख लें ताकि आपको कंपेयर करते बने कि कौन सा सीजन अच्छा था। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो सीजन 1 ही बेस्ट था। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। एपिसोड 1 का नाम है वेलकम टू ब्रियार क्लिफ और इसकी कहानी शुरू होती है एक हनीमून कपल को दिखाते हुए। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था और होगा भी क्यों नहीं, लव मैरिज हुई थी तो दोनों का जोश भी काफ़ी उफान में था। दोनों हनीमून के लिए एक डेस्टिनेशन पे आए थे और आज वो एक्सप्लोर कर रहे थे एक ऐसे असाइलम को जो चर्च भी था। यहाँ का खूनी इतिहास था कि इस असाइलम में आने वाले हर कैदी को तड़पा तड़पा के टॉर्चर किया जाता था ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने के बजाय वो मर जाते थे। अब उनके लिए ये सब बहुत ही मज़े की चीज़ थी। वो ये सब पढ़ते जा रहे थे, हंसते खिलखिलाते जा रहे थे, एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे और एक दूसरे को बाबू सोना करते हुए पूरे असाइलम को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ प्लेसेस पे वो रोमांटिक भी होते हैं और थोड़े इंटीमेट भी होते हैं क्योंकि उन्हें ये सब करना काफ़ी थ्रिलिंग लग रहा था। सोचिए जिस बेड में कैदियों को टॉर्चर किया है उस बेड में लेट कर ये कुछ अलग ही प्रोग्राम कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि इस असाइलम में एक सीरियल किलर को भी रखा गया था, जो सीरियल किलर औरतों को चुन चुन कर मारता था और उसके बाद उनकी खाल को उधेड़ देता था। यहाँ से मुझे परफ्यूम कहानी की याद आ रही है दोस्तों, जहाँ पर एक सीरियल किलर था जो औरतों को निचोड़ता था ताकि उनसे परफ्यूम बना सके। वो कहानी काफ़ी थ्रिलिंग है और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, साथ में कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप परफ्यूम की कहानी को भी ज़रूर देखिएगा। खैर, वो सीरियल किलर का कमरा खोजने लगते हैं कि किस कमरे में इस सीरियल किलर को रखा हो, जाकर देखे तो, लेकिन वो कमरा बंद था। अब दोनों निराश होते हैं, लेकिन कमरे में एक छोटा सा छेद था तो वहाँ से ये सोचते हैं कि क्यों ना मोबाइल को अंदर डाला जाए और देखा जाए कि रिकॉर्डिंग में क्या आता है। तो लड़का हीरो बनने के चक्कर में मोबाइल और हाथ को छेद से अंदर घुसा देता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि जब उसका हाथ वापस आता है तो मोबाइल तो था नहीं, साथ में उसका हाथ भी नहीं था। यानी इस असाइलम में कोई तो ऐसा क्रिएचर है जिसने इस आदमी के हाथ को काट खाया था। कटा हुआ हाथ लेकर पति तो दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन वाइफ अपने पति के दर्द को देखकर ज्यादा परेशान हो रही थी। अब वो पूरे असाइलम में भागने लगती है हेल्प की तलाश में। और इसी हौच पौच के बीच में हमें अब कहानी दिखाई जाती है कुछ साल पीछे की, वो वक्त जब सच में इस असाइलम में चर्च और पागल खाना चलता था। हमें दिखाया जाता है किट को। अब आपको अगर याद होगा तो पार्ट 1 में यानी सीजन 1 में इस एक्टर ने टेट का किरदार निभाया था, जिसने अपने स्कूल के सारे लोगों को मार दिया था। खैर ये चीज़ तो मैं भी करना चाहती हूँ बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। खैर, किट का एक पेट्रोल पंप था या पेट्रोल पंप में वो काम करता था, जो भी है, बट उसकी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में वो अपने काम धंधा करके बस पेट्रोलियम को बंद कर रहा था कि अचानक उसके कुछ दोस्त आते हैं और उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं, जो मजाक ऑब्वियसली किट को पसंद नहीं आता क्योंकि ये मजाक चल रही थी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। किट की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एल्मा था और उस समय अमेरिका में रंग भेद काफ़ी ज़्यादा होता था। तो किट गोरा था और एल्मा काली थी, इसलिए उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तेरी काली गर्लफ्रेंड कैसी है एंड ये वो। किट उन्हें कहता है कि ज़्यादा पर्सनल मत हो और इस तरीके से वो एक बाउंड्री लाइन खींच देता है और अपने दोस्तों को रफा दफा करता है। उसके बाद में वो घर में जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एल्मा उसके साथ थी, यानी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि दोनों ने भागकर शादी कर ली थी, पर अपने शादी को समाज के सामने नहीं लाया था क्योंकि ऑब्वियसली एक रंग भेद समाज इनके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। रात में दोनों रोमांटिक होते हैं, थोड़ा इंटीमेट होते हैं और हम देख पाते हैं कि दोनों में काफ़ी प्यार था क्योंकि प्यार रंग नहीं देखता है। उस रात को कुछ अजीब सी खटपट सी आवाज़ आती है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर गई थी।
किट को लगता है कि उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने और उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करने कहीं यहाँ भी तो नहीं आ गए, इसलिए वो बंदूक लेके सीधा बाहर निकलता है कि आज तो इन दोस्तों को उड़ा देगा। लेकिन वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि उनके घर के बाहर एक एलियन स्पेस शिप आई थी। वो भाग के घर के अंदर जाता है कि कहीं एल्मा को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन एलियंस एल्मा को उठा कर ले गए थे, यानी एल्मा यहाँ किडनैप हो गई थी। और उस एलियन शिप के कारण इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था कि किट भी उसके इन्फ्लुएंस में आकर बस यहाँ वहाँ पटखनी खा रहा था, और वो कब बेहोश हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। इसके बाद हमें उसी असाइलम का सीन दिखाया जाता है जिस असाइलम में उन दोनों हनीमून कपल की मौत हुई थी। एक चर्च इस असाइलम को चला रहा था और इसी के साथ में पागलों का इंतजाम भी करता था। किस टाइप का इंतजाम, वो तो कहानी में धीरे धीरे आगे पता चलेगा। हमें लाना नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है। ये रिपोर्टर आज यहाँ पे इस असाइलम और चर्च के बारे में न्यूज़ कवर करने आई थी, क्योंकि इस असाइलम में आज एक सीरियल किलर आने वाला था। सीरियल किलर जो औरतों को मार देता था, और टू आवर सरप्राइज ये सीरियल किलर कोई और नहीं किट था, जिसे बेड़ियों में बांधकर पुलिसकर्मी बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ असाइलम में लेके आ रहे थे। बहुत सारे रिपोर्टर्स से जो इस सीरियल किलर यानी किट की फोटो खींच रहे थे, पर सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई थी, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमने देखा है कि एल्मा को एलियंस लेकर गए हैं, पर क्या किट सच में एक सीरियल किलर था, ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। पर इस बात से ये चीज़ तो क्लियर थी कि जब पुलिस वालों के पास जाकर किट ने बताया होगा कि उसके घर में एलियंस का हमला हुआ है, तो किसी ने विश्वास नहीं किया होगा और लोगों को यही लगा होगा कि इसने अपनी वाइफ को मार दिया है और अब झूठ मूठ की कहानी बना रहा है। जाहिर सी बात है, एलियन किडनैपिंग को कौन ही मानेगा, आप भी नहीं मानोगे ना। और इस तरीके से किट निर्दोष होते हुए भी इस पागल खाने में आ चुका था। इस असाइलम की हेड नर्स थी जूड, जो कि प्रीवियस एपिसोड्स में कॉन्स्टेंस बनी थी, और जूड की हेल्पर थी मैरी। मैरी बहुत ही स्वीट नन थी और सबकी हेल्प किया करती थी, जहाँ पर जूड काफ़ी क्रूएल थी। इवन वो लाना जो कि रिपोर्टर थी उससे भी ढंग से बात नहीं कर रही थी। उसका कहना था कि वो एक रिपोर्टर को इतनी सच्चाई तो नहीं बताने वाली। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जूड बहुत ही बर्बरता से लेनी नाम की एक पेशेंट के बाल काट रही थी और उसे गालियाँ दे रही थी, डांट रही थी। लेनी को एक अजीब सी पागलपन की बीमारी थी। उसे हर समय सेक्सुअल प्लेजर की डिमांड रहती थी, जिसके चक्कर में वो अलग अलग कैदियों को सिड्यूस करती रहती थी, जिसकी सजा के तौर पर उसे कभी बाल काट दिया जाता था, कभी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। और इस प्रकार का टॉर्चर अब किट पर भी होने लगा था। किट बार बार कहता था कि वो खूनी दरिंदा नहीं है, वो सीरियल किलर नहीं है। पर जाहिर सी बात है, आप एक पागल खाने में बोलोगे मैं पागल नहीं हूँ और पुलिस के सामने बोलोगे मैं चोर नहीं, कौन मानने वाला है। किट पे अलग अलग तरीके के टॉर्चर होने लगते हैं और अब उसे वहाँ पागल खाने के कॉमन हॉल में भेज दिया जाता है। बेचारा एक सामान्य इंसान इन पागलों की अजीब अजीब हरकतों को देख देख कर पागल होते जा रहा था। वहाँ पे एक अजीब सा गाना भी बजते रहता था पागलों के एंटरटेनमेंट के लिए, जिसे किट जाकर बंद करना चाहता था, क्योंकि उसका दिमाग फट रहा था इन सब चीज़ों को देखकर। कि अचानक वहाँ पर ग्रेस नाम की एक लड़की आती है और किट को कहती है कि इस गाने को बंद करना मना है, तुम्हें सजा मिल सकती है। यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि ग्रेस भी किट की तरह पागल नहीं है। हो सकता है किसी इल्जाम के चलते उसे भी इस पागल खाने में ला दिया गया, पर अब वो यहाँ के रंग ढंग में ढल चुकी है। यहाँ पर एक दूसरी पागल के साथ किट की झड़प हो जाती है, जिसके कारण उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वंस अगेन ग्रेस यहाँ पर आती है और किट को चुपके से कुछ खाने के सामान देती है। हम देख पाते हैं कि ग्रेस भी एक अच्छी लड़की, हाँ, लेकिन ये तो था कि ग्रेस पर इल्जाम था कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। लेकिन इस पागल खाने के माहौल पे आप किस पे भरोसा करोगे, किस पर नहीं, आपको नहीं पता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर मैरी, जो कि एक अच्छी नन है, भागते भागते सिस्टर जूड के पास आती है और कहती है कि एक पेशेंट गायब है, हो सकता है उसे डॉक्टर आर्थर लेकर चले गए हैं। अब ये डॉक्टर आर्थर इस सीरीज में एक नया कैरेक्टर है। डॉक्टर आर्थर के पास जूड जाती है और जूड जाकर उनसे पूछती है कि क्या वो उस पेशेंट को लेकर गए हैं। हमें पता चलता है कि डॉक्टर आर्थर को इस असाइलम में एक प्लेस दिया गया है ताकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? इंसानों पर। और इंसान कौन होंगे? इस पागल खाने के पागल। जाहिर सी बात है, डॉक्टर आर्थर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे और उन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे।
इस कारण कभी पता ही नहीं चलता था कि पागल खाने के लोग मर रहे हैं। अब एज एन ऑडियंस अगर हमें पता चल चुका है कि इस असाइलम में बहुत सारे गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं, तो रिपोर्टर लाना को कैसे पता नहीं चलेगा। लाना को कहीं ना कहीं शक तो था कि इस असाइलम में बहुत झोल है और इसी कारण वो यहाँ की रिपोर्टिंग करने निकली थी। लाना ये सब बातें अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी को बताती है, यानी ये दोनों लेस्बियन कपल थे और वेंडी भी उसे इनकरेज करती है कि सच्चाई का साथ दो, तुम रिपोर्टर इसीलिए तो बनी हो ना। और लाना भी काफ़ी मोटिवेट हो जाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को किसेस करने लगती है। यहाँ पे असाइलम में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर जूड जो कि हेड नर्स थी, वो उनके भी एक सीनियर थे जिनसे डॉक्टर आर्थर की शिकायत करती है कि डॉक्टर आर्थर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस पर उनके सीनियर का कहना था कि डॉक्टर आर्थर टीबी की खोज कर रही हैं कि टीबी की बीमारी का इलाज कैसे होगा और मानवता के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो उनके एक्सपेरिमेंट को नज़रअंदाज कर दो। वैसे भी पागल खाने के पागलों का कौन ही ख्याल रखेगा। जिस पर सिस्टर जूड कुछ नहीं कह पाती, भाई सीनियर का ऑर्डर है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डॉक्टर आर्थर अपने एक्सपेरिमेंट में एकदम तल्लीन होकर काम कर रहे थे और उनको असिस्ट कर रही थी सिस्टर मैरी मजबूरी में। डॉक्टर आर्थर नन मैरी को कहते हैं कि ये मांस के टुकड़े ले जाओ और बाहर जाकर डाल के आ जाओ। सिस्टर मैरी भी बाहर जाती है और मांस के टुकड़े को जैसे ही रखती हैं, कुछ ज़ॉम्बी जैसे इंसान आते हैं और नोच नोच के उस मांस को खाने लगते हैं। जाहिर सी बात है ये ज़ॉम्बी भी डॉक्टर आर्थर के ही क्रिएचर्स होंगे। फेल एक्सपेरिमेंट हुआ, ज़ॉम्बी बन गए तो उन्हें पालतू के जैसे बैकयार्ड में बांध दिया गया है। अचानक वहाँ पे रिपोर्टर लाना आ जाती है। अब इस तरीके से रिपोर्टर लाना को सामने देखकर मैरी की तो जान निकल जाती है। लाना उन्हें बताती है कि वो इस काली सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती है, जिसके कारण में लाना को लेकर मैरी हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उसे बैकग्राउंड से घुसाती है और कहती है कि किसी को भी मत बताए कि वो अब हॉस्पिटल के अंदर है। वो मदद तो करना चाहती है लेकिन नहीं चाहती कि उसका नाम सामने आए, तो लाना भी चुपके चुपके अपना काम स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर उसका दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि किट को, जो कि लीड हीरो है, उसे डॉक्टर आर्थर उठाकर अपना एक्सपेरिमेंट करने ले गए थे बिना किसी को बताए। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि किट अपने रूम में नहीं है, हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सिस्टर जूड हर तरफ किट को खोजने लगती है और इस अफरा तफरी के माहौल में लाना भी एक कमरे में छुप जाती है कि कहीं वो दिख मत जाए। लेकिन उस कमरे में एक पागल आदमी था जो कि लाना के ऊपर हमला कर देता है और लाना बेहोश हो जाती है। यहाँ पर किट को आर्थर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब चीरफाड़ करते रहते हैं तो उन्हें उसके गले पे एक चिप नज़र आती है। हमें तो पता ही है कि हो सकता है कि ये एलियंस ने उसके गले में डाला हो, तो डॉक्टर आर्थर उस चिप को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और उसके बाद किट को छोड़ देते हैं। लेकिन लाना को जब होश आता है तो वो खुद को बेड पे बंधा हुआ पाती है। उसके सामने सिस्टर जूड आती है और कहती है कि तुम चोरी छुप के यहाँ पे घुसी थी ना, तो अब तुम भी यहाँ के पागलों में शामिल हो चुकी हो और तुम अब कभी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाओगी। लाना के तो हाथ पांव फूल गए थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके पास फिर भी एक होप थी कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ पर सिस्टर जूड बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड वेंडी को डरा धमकाकर एक अग्रीमेंट में साइन भी करवा लिया गया है कि उसकी गर्लफ्रेंड पागल है। जाहिर सी बात है वो दोनों लेस्बियन कपल थे और वेंडी को डर यही था कि उनका रिश्ता अगर समाज के सामने आ जाएगा तो उसका क्या होगा, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा ये उसने नहीं सोचा। ये होता है प्यार दोस्तों। खैर, इस तरीके से इस असाइलम में अब 3 लोग थे जो पागल ना होकर भी इस असाइलम में बंदी थे, ग्रेस, किट और अब रिपोर्टर लाना। यहाँ पे कहानी फिर से प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पे वो रोमांटिक हनीमून कपल में जो निब्बी गर्लफ्रेंड थी वो अपने हस्बैंड की मदद के लिए यहाँ वहाँ किसी को खोज रही थी ताकि बहते हुए खून को रोक पाए। लेकिन उस लड़की के सामने एक अजीब सा सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक मांस के टुकड़े को अपने चेहरे पे लगाया हुआ था, और यही था वो सीरियल किलर जो औरतों को मार कर उनके मांस से और उनकी स्किन से अपने घर के सामान बनाता था। यानी वो अभी तक जिंदा है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है और अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी हनीमून कपल से, जिसमें लड़की अब किलर के सामने आ जाने के कारण यहाँ वहाँ भाग के अपने आप को बचा रही थी। लेकिन किलर की आंखें जिस तरीके से उस लड़की को देख रही थी वो खुद को छुपा भी कहाँ सकती थी। पहले तो खुद मर जाती है और बची खुची कसर उस किलर ने उसके हस्बैंड को मार के कर दी थी। यानी यहाँ ये किलर अभी तक जिंदा था।
कहानी फिर से पास्ट में हमें असाइलम की तरफ लेके जाई जाती है। लाना की गर्लफ्रेंड वेंडी का रो रो के बुरा हाल था कि उसने ऐसा काम किया कि लाना परमानेंटली पागल खाने में भर्ती हो चुकी है और यहाँ पर उसको कंसोल करने के लिए उसकी दूसरी सहेली थी। लेकिन बेटा साइन भी तो तूने ही किया था ना उसको पागल खाने में भिजवाने के लिए, अब रोते रोते क्या ही कर लेगी। बेचारी रोते रोते सोचती है कि शायद थोड़ा नहा के उसे अच्छा लगेगा, तो वो अपने आप को चीयर अप करने के लिए हर वो कोशिश करती है जिससे उसका गम कम हो। लेकिन गम कम करने के लिए कोई ऐसा था जो उसके घर में आ चुका था, वो सीरियल किलर। यानी यहाँ पर ये सीरियल किलर वेंडी को मारने आ गया था और उसने वंस अगेन मांस और स्किन से बना हुआ एक मास्क लगाया था, जो जाहिर सी बात है किसी लड़की की त्वचा से ही बना होगा। वो वेंडी को बड़े प्यार से मारता है, जिसको देखकर मुझे बहुत सुकून लगा था क्योंकि ये लड़की डिजर्व करती थी इस मौत को। और हमें पता चल जाता है कि ये सीरियल किलर किट तो नहीं है, क्योंकि किट तो पागल खाने में है। खैर ये बात तो हमें पहले से पता थी, बट हमारी सुनता कौन है। इधर असाइलम में लाना वही काम कर रही थी जो रिपोर्टर को करना चाहिए। वो यहाँ पे एक बही खाता टाइप बनाकर छोटे छोटे कागजों में हिसाब किताब रख रही थी कि किस प्रकार से किस कैदी को टॉर्चर किया जाता है और ये कितना अमानवीय कृत्य है। लेकिन चेकिंग के दौरान सिस्टर जुड को ये सारे कागज मिल जाते हैं और वो लाना को कहती है कि तुम कभी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगी, जिस पर लाना भी कॉन्फिडेंटली कहती है कि तुम कागज तो ले जाओगी पर मेरे दिमाग का क्या करोगी, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मैं रोज़ यहाँ जो देख रही हूँ कभी ना कभी तो लिख के दुनिया के सामने लाऊंगी। सिस्टर जूड यहाँ पर कुछ नहीं कहती, लेकिन वो कहती हैं डॉक्टर आर्थर को। वो डॉक्टर आर्थर को कहती हैं कि वो शॉक ट्रीटमेंट दे दे के लाना को पागल कर दे। जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो मेमोरी क्या घंटा रहेगी। और इसके बाद में लाना को दिखाया जाता है जिसे ज़बरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा था। उसकी आंखों से बेबसी और उसके छटपटाहट से हम समझ पा रहे थे कि उसे कितना टॉर्चर किया जा रहा है और अब उसे फील हो रहा होगा वेलकम टू असाइलम। इधर किट वॉकर जो कि अपनी एलियन वाली कहानी पे बिल्कुल अडिक्ट था और उसकी बीवी को उसने नहीं मारा था, इस बात को बार बार दोहराता था। उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर बुलाया गया था, डॉक्टर थ्रेडसन। अब डॉक्टर थ्रेडसन इंडिविजुअली किट का इलाज करते थे, उससे प्यारी प्यारी बातें करते थे और उसे कंसोल करते थे। देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे बाकी पागल खाने के डॉक्टर की तुलना में ये डॉक्टर थोड़ा प्रोफेशनल है और शायद किट की कुछ हेल्प कर पाएगा। लेकिन इसका भी वही कहना था कि ये एलियन वाली कहानी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए किट अच्छे से याद करे कि उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। हो सकता है किट को ये सब भ्रम हो रहा है और हकीकत में कुछ और हुआ हो। हम लाना को देख पाते हैं, बेचारी का शॉक ट्रीटमेंट के कारण बुरा हाल था। जब उसे शॉक नहीं दिया जाता था तब भी बेचारी को ऐसा लगता था जैसे उसे शॉक दिए जा रहे हैं और हल्की हल्की उसकी मेमोरी फेड होने लगी थी। वो खुद को पागल समझने लगी थी और नंब सी हो गई थी। कॉमन हॉल में जब सब लोग बैठे हुए थे तो जाहिर सी बात है किट और ग्रेस बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों पागल नहीं थे ना। और दोनों बातचीत में इस प्लान पे उतरते हैं कि उन्हें इस पागल खाने से भागना होगा, जिस प्लान को लाना भी सुन पा रही थी, लेकिन उसका दिमाग और शरीर उसके बस में नहीं था, इसलिए बस वो सुन ही रही थी। इधर असाइलम के बाहर में जब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे तो डॉक्टर थ्रेडसन सिस्टर जूड को कहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल गलत है। वो जिस तरीके से यहाँ के पागलों को ट्रीट करती हैं, शॉक ट्रीटमेंट देती हैं, बाल काट देती हैं, गाली गलौज करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिस पर सिस्टर जूड का कहना था कि तुम सिर्फ किट के डॉक्टर हो तो उस पर फोकस करो, मेरे पेशेंट पे फोकस मत करो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक फैमिली आई हुई है जिस फैमिली का बच्चा शायद किसी भूत प्रेत के वश में आ चुका है, क्योंकि उसने पिछली रात को एक गाय को मारकर खा लिया है और कुछ अजीब अजीब प्राचीन भाषाओं में बात कर रहा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो उनकी चर्च से रिक्वेस्ट थी कि वो आकर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे। अब इन सब के बीच में डॉक्टर थ्रेडसन का कहना था कि ये भूत प्रेत का नहीं, दिमागी बीमारी का केस है, तो उन्हें जाकर देखना चाहिए। लेकिन अब साफ पता चल रहा था कि ये लड़का सच में भूत से पजेस है, क्योंकि इसकी आंखों का रंग बदल चुका था और इसकी हालत काफ़ी खूंखार हो चुकी थी, जो कि किसी मानसिक रोगी के लक्षण तो बिल्कुल नहीं थे। तो जाहिर सी बात है सिस्टर जूड यहाँ पर काफ़ी खुश होती है। वो तुरंत हेड फादर्स को और चर्च के कुछ और कर्मचारियों को बुलाती है और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करा जाता है। इधर हमें फिर असाइलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार लाना भी ग्रेस और किट के साथ में इन्वॉल्व हो चुकी थी भागने के प्लान को लेकर, लेकिन उसके इरादे थोड़े अलग थे। लाना ग्रेस को कॉर्नर में कुंटे में ले जाकर अकेले में बात करती है और वो कहती है कि उसे इस असाइलम के बैकग्राउंड से भागने का रास्ता पता है, क्योंकि वो वहीं से तो दाखिल हुई थी ना इस असाइलम में। लेकिन इस बारे में वो किट को नहीं बताएगी
भागने का प्लान सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाना को भी लगता था कि किट एक सीरियल किलर है और वो इस सीरियल किलर की हेल्प नहीं करेगी। अब इस बात को सुनकर ग्रेस को बुरा तो लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि किट निर्दोष है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब लाना इस बात को भूल मत जाए कि उन्हें भागना है और इस असाइलम का रास्ता किस प्रकार का है। वो कागज में इन बातों को नोट कर लेती है, लेकिन जब फिर से चेकिंग होती है तो वो पकड़ा सकती थी, इसलिए इस कागज को किट अपने पास छुपा लेता है और जाने अनजाने में वो लाना की मदद कर देता है। यहाँ पे जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा था तो वो प्रेत जिसने लड़के को पजेस किया था वो काफ़ी ताकतवर था और वो धूम मचाने लगता है। ये प्रेत सभी असाइलम के कर्मचारियों को पटक पटक के मार रहा था। कुछ फादर्स को तो इसने बेहोश कर दिया था, जिसके कारण अब एग्जॉर्सिज्म थोड़ा वीक पड़ रहा था, क्योंकि भूत अपना तांडव हर जगह मचा रहा था। असाइलम की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और जाहिर सी बात है सारे कर्मचारी इस कारण पैनिक मोड में आ चुके थे। ये अच्छा मौका था किट, लाना और ग्रेस के भागने का, इसलिए वो तुरंत भागने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान ज़्यादा टॉर्चर होने के कारण में वो लड़का मर चुका था। जाहिर सी बात है इस चीज़ को देखकर उसके माँ बाप काफ़ी रोना धोना मचाते हैं और सिस्टर जुड भी काफ़ी टेंशन में आ जाती है। लेकिन इस बीच पे जिस चीज़ पर किसी की नज़र नहीं जाती वो ये थी कि उस लड़के के एक्सॉर्सिज्म के दौरान जो आत्मा रिलीज हुई थी उसने वहाँ की सबसे प्योर सोल को कैप्चर कर लिया था, यानी सिस्टर मैरी को। सिस्टर मैरी प्यारी सी भोली भाली सी थी और इस कारण में सबसे आसान तरीका था उसे ट्रैप करना। और यहाँ पे पोजीशन में आते ही सिस्टर मैरी बेहोश हो जाती है, जिस पर कुछ लोग ध्यान तो नहीं देते, लेकिन हमें पता है कि अब आगे यहाँ पे क्या बवाल होने वाला है। जैसे तैसे ये रात गुजरती है, लेकिन क्या वो भागने में सक्सेसफुल हो पाए? नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स ने तीनों को पकड़ लिया था और तीनों को सिस्टर जुड के सामने प्रेजेंट किया जाता है। सिस्टर जुड बहुत ज़्यादा क्रूएल थी, तो वो पूछती है कि ये किसका प्लान था, तो किट सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेता है। अच्छा लड़का था बेचारा, लेकिन उसके कारण उसके डंडे से काफ़ी धुनाई होती है। सिस्टर जुड उसकी डंडे से काफ़ी सोटाई करती है, लेकिन इस सारे दर्द को किट चुपचाप सहते रहता है। यहाँ पर किट की पिटाई और इस पोजीशन के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। आगे क्या होने वाला है हम जल्दी ही लेके आएंगे अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स आते हैं। ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स काफ़ी कम है, तो 5 लाइक्स हमारे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं और हमारे जल्दी जल्दी 5 लाइक्स हो जाते हैं तो हम इसका एपिसोड 3 और 4 ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप परफ्यूम की कहानी और सीज़न 1 की कहानी ज़रूर देखिएगा और बोलिएगा मत कि मैंने आपको एक अच्छी कहानी के बारे में रिकमेंड नहीं किया।